हेलो, वेलकम टू P4S। आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है आपके फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आपके स्टार्ट होते हैं आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक। ऑलरेडी मैंने आर्टिकल 1 से 11 तक एक्सप्लेन कर दिया है, आप इससे पहले के वीडियोज़ में उसे देख सकते हो। और यहाँ पर हम इसी तरीके से प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो अगर हम समझते हैं कि फंडामेंटल राइट्स क्या है, उनकी नीड क्या थी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उनका रेफरेंस क्या है और वो किस तरीके से क्लासीफाई किए गए। फंडामेंटल राइट्स को अगर समझना होगा तो हम ये कह सकते हैं कि हर कंट्री में, जैसे जो फ्रीडम जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ पर लोगों के अपने कुछ राइट्स होते हैं। ठीक है, इंडिया के लिए अगर हम फंडामेंटल राइट्स को समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर टोटल जो राइट्स हमें मिले हैं वो जब स्टार्ट मतलब संविधान की शुरुआत में हम कह सकते हैं कि हमारे पास में 7 राइट्स थे। हमारा पहला राइट था राइट टू इक्वालिटी। ये आर्टिकल के साथ समझते हैं। राइट टू इक्वालिटी को अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका आर्टिकल 14 से लेकर आपका आर्टिकल 18 तक जो भी पार्ट कवर होता है वो होता है आपका राइट टू इक्वालिटी के लिए। उसके बाद में आप देख सकते हो कि राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 90 टू 21। उसके बाद में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, हम इसे कह सकते हैं कि शोषण के अपोज में जो हमारे पास में राइट होता है वो। उसके बाद में आ जाता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब इंडिया में रिलीजन को चूज़ करने के लिए जो हमारे फ्रीडम्स है वो किस तरीके से है उसके बारे में। उसके बाद में कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ठीक है, जैसे कि इंडिया में अभी हम देख सकते हैं कि बहुत सारे कल्चर अलग अलग, जैसे गुजरात का एक अपना कल्चर है, महाराष्ट्र का अलग कल्चर है, साउथ इंडिया में केरला का अपना कल्चर है, कश्मीर का अपना कल्चर है। वहाँ के जो लोग हैं वहाँ की एक कल्चरल रीजनल लैंग्वेज होती है, उनका एक कल्चर होता है। तो उन कल्चर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे कि 7 सिस्टर्स को अगर हम देखें, नागालैंड, मिज़ोरम, ये सब जो है इनकी अपनी एक लैंग्वेज है, अपना एक कल्चर है, अपना एक ट्रेडिशन है। ओके, उनके भी कुछ राइट होते हैं। उसके बाद में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आर्टिकल 31 जो है आपका वो होता है आर्टिकल राइट टू प्रॉपर्टी के लिए। ओके, राइट टू प्रॉपर्टी का आर्टिकल भी ऐड था जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस वक्त फंडामेंटल राइट्स में। ओके, आगे समझते हैं कि वो कैसे रिमूव किया गया। उसके बाद में आपका जो 7th राइट आ जाता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमिडीज़। ठीक है, तो ये आर्टिकल 32 है आपका। ओके, जब स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस वक्त पे 7 फंडामेंटल राइट्स थे, बट जब 44th अमेंडमेंट हुआ, ठीक है, उसके अंडर से ये जो आपका आर्टिकल है ना प्रॉपर्टी वाला, ठीक है, इसको यहाँ से हटा दिया गया। ओके, अभी अगर आप देखें तो करंट सिचुएशन में अगर आपको ऐसा डाउट आता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि करंट में कितने फंडामेंटल राइट्स है, तो वो आपके राइट हो जाते हैं 6। ठीक है, जब स्टार्ट हुआ था उस वक्त पे थे हमारे पास में 7। ठीक है, तो ये जो 44th अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1978 का, उसके बाद इस आर्टिकल को 300A में डाल दिया गया। ठीक है, तो आप 300A को भी हम जब आगे सारे आर्टिकल्स को समझेंगे तो उसके बाद धीरे धीरे समझेंगे कि क्या होता है। तो मेन बात हो गई कि ये हो गए आपके फंडामेंटल राइट्स। ओके, अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक जो आपके राइट टू इक्वालिटी, उससे पहले हम समझ लेते हैं कि आर्टिकल 12 क्या है। ठीक है, आपका आर्टिकल 12 क्या रहेगा और आर्टिकल 13 क्या रहेगा। 12 कहता है कि व्हाट इज़ मीन बाय स्टेट। अभी स्टेट का मतलब यहाँ पर जो हम स्टेट समझते हैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब नहीं। स्टेट होता है कि जैसे इंडिया का एक सिस्टम है, सिस्टम में जैसे कि आपका हो गया प्रेसिडेंट, उसके बाद में आपके आगे प्राइम मिनिस्टर, उसके अंदर चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री होते हैं, उसके बाद में आपके यहाँ पर मंत्री हो जाते हैं, फिर नगर परिषद हो जाती है, उसके बाद में सरपंच हो जाते हैं, फिर नगर सेवक हो जाते हैं। तो इस तरीके से फिर आपकी पुलिस आ जाती है। ठीक है, मतलब जो पुलिस स्टेशन होता है, उसके बाद में आपकी नगर पालिका आ जाती है। तो इस तरीके से ये जो आपकी सीक्वेंस है पूरी कि कौन किस तरीके से रहेगा, ठीक है, मतलब सिस्टम किस तरीके से चलाया जाता है। अगर एक स्टेट को कौन चला रहा है अगर हम ये देखें तो उसे चलाया जाता है एक मुख्यमंत्री द्वारा। ठीक है, उसी तरीके से बाद में फिर डिस्ट्रिक्ट को कैसे चलाया जाता है, उसके बाद में जो गाँव होते हैं, गाँव के जो पंचायत के सरपंच होते हैं आपके। ठीक है, तो इस तरीके से ये डिज़ाइन है। तो इसका मतलब हो जाता है कि स्टेट का क्या मतलब होता है यहाँ पर कि इंडिया में जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसी एक के पास ना होते हुए टुकड़ों टुकड़ों में सबके पास में है, क्योंकि एक अगर अकेला ही इंसान पूरी चीज़ों को चलाएगा तो वो संभाल नहीं पाएगा। उसी तरीके से अब हम आ जाते हैं आर्टिकल 13 के ऊपर। आपका आर्टिकल 13 कहता है कि अगर ऐसा कोई भी लॉ आता है गवर्नमेंट की तरफ से जो इंडियन सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जा रहा है, ओके, उसे आपका जो हाई कोर्ट है वो पूरी तरीके से नकार सकता है या उसे कैंसिल कर सकता है। तो ये पावर हाई कोर्ट को होती है कि आपके अगर फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में कोई लॉ आ रहा है तो उसे प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी भी मैं कह सकता हूँ और ये राइट भी मैं कह सकता हूँ आपका होता है सुप्रीम कोर्ट के पास में। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल 12 हो गया, आर्टिकल 13 हो गया। अब इसके आगे हम जो सीखेंगे आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, तो हम राइट टू इक्वालिटी के पार्ट से शुरू करते हैं।
तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आपका जो पहला ही आर्टिकल है, पहला आर्टिकल आपका कहता है आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो इसका क्या मतलब हो जाता है कि लेट्स से कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने कोई क्राइम किया, ठीक है, और मेरे अलावा किसी और ने कोई क्राइम किया, जैसे मैं अभी दीपक निकम हूँ, मैंने एक क्राइम किया और अंबानी है उसने अपना एक क्राइम किया, तो इंडिया में सब लोगों के लिए जो क्रिमिनल कोड है वो सेम है। तो अगर मुझे चोरी करने के लिए 5 साल की सज़ा मिलेगी तो अंबानी को भी 5 साल की ही सज़ा मिलेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई उसके पास में ज़्यादा पैसा है इसलिए उसको कुछ और प्रिविलेज दे दिया जाए, या फिर लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर किसी इंसान ने देश के लिए कुछ अच्छा काम किया है और बाद में वो कुछ क्राइम करता है तो ये नहीं देखा जाएगा कि उसने कुछ अच्छा किया है या नहीं किया है और मैंने नॉर्मली रहा हूँ। जो भी इंसान, मतलब जैसे कि अगर कोई टीचर है, अगर उसने कोई क्राइम किया तो उसे भी 5 साल की ही सज़ा होगी। कोई चोर है और वो चोरी ही कर रहा था और उसने कोई काम किया, जो क्राइम किया, तो उसे भी 5 साल की सज़ा होगी। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब सबको एक नज़रिए से देखा जाएगा, लॉ के सामने सब इंसान जितने भी हैं इंडिया में सब एक समान होंगे। उसके बाद में अभी रिसेंटली तो नहीं कह सकता, 1-2 साल पहले एक मूवी आई थी आयुष्मान खुराना की, वो थी आपकी आर्टिकल 15। ठीक है, तो बहुत अच्छी मूवी, आप एक बार देख सकते हो। आर्टिकल 15 क्या कहता है कि आप किसी की भी साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। जैसे कि अगर किसी का कोई रिलीजन है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, या फिर उसका कोई रेस है बाय बर्थ, कोई फेयर है, कोई डार्क है, किसी का कुछ कास्ट है, कोई लड़की है, लड़का है, ठीक है, उनकी प्लेस ऑफ बर्थ, इन चीज़ों के ऊपर से आप किसी के भी साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो, यानी कि आप भेदभाव नहीं कर सकते हो। और अगर आपने ऐसा किया कि हाँ तुम इस जाति के हो या फिर तुम इस धर्म के हो इसलिए तुम यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ नहीं जा सकते हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम वैसा नहीं कर सकते हो, ऐसा अगर किसी ने भी किया तो उसके अगेंस्ट केस हो सकता है और ये क्रिमिनल ऑफेंस है। तो हमारे जितने भी राइट्स हैं, ओके, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट राइट मुझे लगता है पर्सनली कि वो ये है राइट टू इक्वालिटी वाला, क्योंकि यहाँ पर जब हर कोई इक्वल होगा तो हम साथ में ग्रो भी कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ में नहीं करना। उसके बाद में आपका जो आर्टिकल 16 आ जाता है वो उसी तरीके से है जिस तरीके से आर्टिकल 15 था, पर इसमें एक डिफरेंस है कि यहाँ पर ये इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात की गई है। इक्वल अपॉर्चुनिटी मतलब ऐसा नहीं कि तुम किसी को कह सकते हो कि तुम अगर तुम्हारा ये रिलीजन है इसलिए तुमको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी और ये रिलीजन नहीं है इसलिए नहीं मिलेगी, या तुम इस कास्ट के हो इसलिए तुम इस कॉलेज में नहीं जा सकते हो, या तुम लड़के हो तो तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम वो नहीं कर सकते हो। तो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन किसी के भी साथ में अपॉर्चुनिटीज़ के लिए नहीं किया जाएगा, ना ही जॉब के लिए, ना ही किसी और तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। तो इसलिए ये आपका आर्टिकल यहाँ पर कहता है कि आप किसी के भी साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। ओके, उसके बाद में आ जाता है आपका आर्टिकल नंबर 17 के ऊपर। ठीक है, आर्टिकल नंबर 17 कहता है कि अनटचेबिलिटी जो है अब इंडिया में नहीं रही है। ठीक है, और अगर किसी ने भी ऐसा कुछ कहा कि आप इस कास्ट के हो तो आप मतलब पानी नहीं पी सकते हो, आप मंदिर में नहीं जा सकते हो, आप खाना नहीं खा सकते हो, आप इस रास्ते से नहीं चल सकते हो, अगर ऐसा किसी ने भी किसी के भी साथ भी किया, ओके, सो आर्टिकल 17 के अंडर वो एक फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो जाएगा आपका। और अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ तो आर्टिकल 32 का यूज़ करते हुए आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, उसके अगेंस्ट केस कर सकते हो और उसे सज़ा भी होगी। ठीक है, तो आज मतलब जैसे यहाँ पर ये आर्टिकल लिखा गया इसीलिए था क्योंकि जब हम आज़ाद हुए थे उस वक्त पे बहुत सारी प्रथाएं थी, उस वक्त पे बहुत सारी मान्यताएं थी। ठीक है, तो उन सबको अगर हम सिरे से खारिज नहीं करते तो हम इतना डेवलप नहीं हो पाते जितने हम आज है, इसलिए इस आर्टिकल की बहुत ज़्यादा नीड थी। उसके बाद में आ जाता है आपका आर्टिकल नंबर 18। तो आर्टिकल नंबर 18 क्या कहता है कि आपके जो टाइटल्स हैं, ठीक है, अब से किसी का टाइटल नहीं रहेगा। टाइटल से मेरा क्या मतलब हो जाता है कि पहले कुछ पदवियाँ दी जाती थी जैसे महाराजा, ओके, उसके बाद में राव बहादुर, ओके, उसके बाद में बहुत सारे प्रथाएं थी, बहुत सारे मतलब एक तरीके से टाइटल दे दिए जाते थे कि हाँ ये राव बहादुर है, ये महाराजा है, ये है, ये वो है, ये आमका है, ये ढिमका है। ठीक है, तो इस तरीके से जब होता है तो अगर ऐसा है कि एक परिवार के लोगों को हम कह रहे हैं कि ये राव बहादुर है, ठीक है, और फिर वहाँ पर एक नॉर्मल फैमिली आ जाती है और हम तुम कह रहे हो कि नॉर्मल फैमिली, इस फैमिली ने ऐसा क्या किया है कि इनको राव बहादुर का दर्जा मिल रहा है और इन्हें नॉर्मल फैमिली का दर्जा मिल रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है कि एक अलग है और दूसरा अलग है तो आपको नहीं लगता क्या कि ये आर्टिकल 15 का हनन हो जाता कि दो लोगों में अलग तरीके से कंपैरिजन की जा रही है। तो उसी वजह से आर्टिकल नंबर 18 को यहाँ इसलिए लाया गया है कि टाइटल्स नहीं रहेंगे, पर टाइटल्स नहीं रहेंगे उसमें भी एक्सेप्ट दिया हुआ है मिलिट्री एंड एकेडमिक। अब ये नहीं कि कोई डॉक्टरेट हो गया, किसी ने PhD कर ली है और वो अगर अपने नाम के आगे लिख रहा है कि हाँ मैं डॉक्टर XYZ,
और तुमने 12th ही पास किया है और तुम कह रहे हो कि ये अपने नाम के आगे डॉक्टर क्यों लगा रहा है, ये मेरा राइट्स का वायलेशन है, तो ऐसा नहीं है। वो एकेडमिक क्रेडिट्स है, वो लगा सकता है। मिलिट्री का जो इंसान होता है वो अपने नाम के आगे कर्नल, मेजर, ये सूबेदार, ये सारी चीज़ें लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसे समझ सकते हो कि जो एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एक्सेप्ट एकेडमिक, इन दो चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा जितने भी टाइटल हैं, ठीक है, जो पहले से लगाए जा रहे थे वो सारे के सारे अब नहीं लगाए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपके राइट टू इक्वालिटी को हमने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी में आप समझ सकते हो कि यहाँ पर आपके टोटल 4 आर्टिकल आते हैं। दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से कि राइट टू इक्वालिटी में क्या होता है। टोटल राइट टू इक्वालिटी में आते हैं आपके 14 से ले टोटल राइट टू इक्वालिटी में आपके आते हैं आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। ठीक है, आपका 14 क्या कहता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 होता है कि आप किसी के भी साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे। आर्टिकल 16 कहता है कि आप सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराओगे। आर्टिकल 17 आपका कहता है कि आप किसी के साथ में अनटचेबिलिटी का इस्तेमाल नहीं करोगे। ओके, और उसके बाद में आर्टिकल 18 आपका कहता है कि टाइटल्स जो है वो नहीं रहेंगे। ठीक है, ये आपकी सीक्वेंस रहेगी और इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी तरीके से आते हैं कि आपको 14 से लेकर के 18 तक के आर्टिकल्स दे दिए जाएंगे। 14, 15, 16, 17 एंड 18। यहाँ पर दे दिया जाएगा आपका अनटचेबिलिटी, यहाँ पर आपका आ जाएगा इक्वलिटी बिफोर लॉ, नीचे कुछ आ जाएगा आपका वाला आर्टिकल टाइटल के रिगार्डिंग। ठीक है, उसके बाद में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ वाला आ जाएगा। अब आपको मैच द पेयर के लिए सवाल आ जाते हैं कि इनमें से कौन सा मैच द पेयर है जो करेक्टली कनेक्टेड है, या फिर जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी तरीके से आते हैं कि 14th आर्टिकल किसके रिगार्डिंग है। ठीक है, तो इन चीज़ों को अगर अच्छे से समझ के रखोगे सो बेहतर होता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और क्वेश्चन के जितना प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे रिजल्ट आते हैं। और अगर 14 देख रहे हो, आर्टिकल 14 टू 18, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चेक करना, वहाँ पर डेफिनेटली सारे के सारे क्वेश्चन इसी वे में आए हुए हैं। आपको आर्टिकल दिया गया है, उसका मीनिंग पूछा है, या एक से ज़्यादा आर्टिकल दिए गए हैं और उनका मैच द पेयर के लिए क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, वो थे आपके आर्टिकल नंबर 14 से लेकर आर्टिकल नंबर 18 तक। अब हम समझते हैं आर्टिकल नंबर 19 टू 22। हम इसे इस तरीके से इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे राइट टू फ्रीडम। अब राइट टू फ्रीडम क्या होता है, राइट टू फ्रीडम में आपका फर्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 19। ठीक है, तो आर्टिकल 19 क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पर 6 राइट है। पहले तो ये सवाल बन जाता है यहाँ पर कि आर्टिकल 19 में आपके कितने राइट्स दिए गए, तो आप ये समझ सकते हो कि आपके 6 राइट है। ठीक है, तो पहला आपका है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसके बाद में आ जाता है आपका असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, उसके बाद में आ जाता है रेसिडेंस, और आपका आ जाता है प्रोफेशन। ठीक है, तो ये 6 आर्टिकल्स आपके आ जाते हैं। तो हम समझते हैं कि ये 6 आर्टिकल आपके हैं क्या। ठीक है, तो आर्टिकल पहला मतलब आर्टिकल 19 का जो फर्स्ट पार्ट है आपका, वो कहता है कि आपको आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप जो कहना चाहो वो कह सकते हो, जो आपके दिल में है, जो आप चाहते हो वो कह सकते हो। उसके अंदर असेंबली, आप अपना एक असेंबली बना सकते हो जहाँ पर आपके लिए एक ग्रुप ऑफ पीपल आएंगे। ठीक है, आप जहाँ पर भाषण दे सकते हो अपने एंड से, आप ऐसे एक असेंबली क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद में थर्ड है कि आपका एक एसोसिएशन हो सकता है, जैसे कि मैं बना सकता हूँ दीपक ग्रुप। ठीक है, तो ये मैं अपना ग्रुप बना सकता हूँ जिसमें मैं कुछ भी अपनी विचारधारणाएं रख सकता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि शाम को 6 बजे के बाद में सब कुछ बंद हो जाना चाहिए, या कुछ भी शाम को 6 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक सब कुछ बंद ही रहना चाहिए। तो मैं ऐसी धारणा बना सकता हूँ, मैं ऐसा लॉ नहीं लगा सकता हूँ, पर हाँ मैं ऐसा एक ग्रुप क्रिएट कर सकता हूँ जो मेरी तरह सिमिलर सोच रख सकते हैं। या फिर मैं ऐसा रूल बना सकता हूँ कि स्कूलिंग जो है वो सिर्फ 2 घंटे की होनी चाहिए, 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। इसके लिए एक एसोसिएशन मैं अपना खुद का बना सकता हूँ जिसमें मेरी तरह विचारधारणा वाले सारे लोगों को मैं जोड़ सकता हूँ। ये अप्रूव होगा नहीं होगा वो बात की बात है, वो गवर्नमेंट देख लेगी, पर मेन बात ये है कि मैं ऐसा अगर चाहूँ तो मैं ऐसा बना सकता हूँ। ठीक है, तो ये आपका एक पॉइंट हो गया कि आप क्या कर सकते हो। उसके आगे असेंबली के बाद में आता है आपका मूवमेंट, कि आप अपने एंड से अपने एक मूवमेंट्स को चला सकते हो कि हाँ मुझे ऐसा ऐसा ही करना है, वैसा ही करना है। ऐसा हम एक मूवमेंट चलाते हैं, जैसे बहुत सारे मूवमेंट्स चलते हैं कि करप्शन के अगेंस्ट, ठीक है, देन वुमेंस के राइट्स के लिए। तो ये सारे जो मूवमेंट्स चलते हैं आप इन मूवमेंट्स को चला सकते हो, इसका भी आपके पास में फ्रीडम है। उसके बाद में आ जाता है आपका वाला कहीं पर भी रहने का। मैं चाहता हूँ कि मुझे पुणे में रहना है, या मैं मुंबई में रहना चाहता हूँ, या मैं हैदराबाद में रहना चाहता हूँ, या मैं बिहार में रहना चाहता हूँ, लखीसराय में रहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में, जहाँ मैं चाहूँ इंडिया में मैं वहाँ पर रह सकता हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता कहीं पर भी रहने से।
उसके बाद में आ जाता है कि मैं अपने लिए क्या प्रोफेशन चूज़ कर सकता हूँ। मुझे चाहिए कि पहले जैसे कि एक पर्टिकुलर कास्ट अगर कोई काम करती थी तो उनकी आने वाली पीढ़ियाँ ही वही काम करती थी, राइट। उनका एक तरीके से उसके ऊपर एक बाय बर्थ एक राइट हो जाता था, बर्थ राइट हो जाता था। बट अब वैसा नहीं, कोई भी इंसान किसी का भी काम कर सकता है। कोई चाहे तो वो सोनार का काम कर सकता है, कोई चाहे तो वो लोहार का काम कर सकता है, कोई चाहे तो वो किसी भी अदर मतलब जो काम तुम चाहो, तुम टीचिंग कर सकते हो, तुम XYZ जो तुम्हें अच्छा लगता है उस प्रोफेशन को तुम चूज़ कर सकते हो। ये तुम्हारा राइट है कि तुम्हें कौन से प्रोफेशन को चूज़ करना है, ठीक है। तो ये आपका दे देता है आर्टिकल 19 आपको ये सारे राइट्स, ठीक है। तो समझ में आया कि आर्टिकल 19 को राइट फ्रीडम में क्यों डाला गया है। फ्रीडम यानी कि ये यहाँ पर आपकी चॉइस है कि आपको क्या करना है। आपको बोलना है आप बोलो, आपको नहीं करना है नहीं बोलो, आपको असेंबली करनी करो, जहाँ रहना है वहाँ रहो, ये आपकी चॉइस हो जाती है, इसलिए इसे राइट टू फ्रीडम कहा गया। उसके बाद में आ जाते हैं हम आर्टिकल 20 को, प्रोटेक्शन। जैसे कि आपका आर्टिकल 20 कहता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, ठीक है। तो इसे हम अगर सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो इसमें 3 पॉइंट आ जाते हैं। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ। पहला पॉइंट, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने एक क्राइम किया है, ठीक है, समझ लीजिए किसी ने एक चोरी कर ली, ठीक है, तो एक चोरी की उसे 2 साल की अगर सज़ा है तो उसे वो 2 साल की सज़ा मिल चुकी है। फॉर एग्जांपल अभी वो जेल में है, ठीक है, एक इंसान। अब बाद में लॉ आया कि चलो चोरी करने वालों को सज़ा हम कर देते हैं 10 साल की, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि जब इसने चोरी कीजिए, समझ लीजिए 1 नवंबर को इसने चोरी की, ये लॉ आया 1 दिसंबर को, ठीक है, और इसे सज़ा हो चुकी है। तो अब ये इंसान की सज़ा 2 साल से बढ़ाकर 10 साल नहीं की जाएगी, ठीक है, क्योंकि जब उसने क्राइम किया था उस वक्त पे जो लॉ था उसी लॉ के अगेंस्ट उसे सज़ा दी जाएगी, ठीक है। ये आपका हो जाता है पहला पॉइंट। इसमें हम समझते हैं कि इसका जो दूसरा पॉइंट है आपका सेकंड पॉइंट इसमें होता है कि अगर लेट्स से अगर हम बात करें कि किसी ने भी, सेकंड आर्टिकल आपका कहता है कि अगर किसी ने एक बार कोई भी क्राइम कर लिया है, ठीक है, तो उसे उस क्राइम की 2 बार सज़ा नहीं दी जाएगी, ठीक है। अगर उसका क्राइम हो चुका है, फॉर एग्जांपल अगर उसने चोरी की है, ओके, इसी एग्जांपल से अच्छे से हम समझते हैं कि अगर किसी ने एक चोरी की है तो एक चोरी के लिए उसे 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती, ठीक है। एक क्राइम एक ही बार उसे सज़ा मिलेगी, ठीक है। उसके बाद में आपका इसका थर्ड पॉइंट जो कहता है कि ओके, सो थर्ड पॉइंट यहाँ पर है कि नो अक्यूज, जैसे कि अगर इसने चोरी की है तो ये खुद ही ये बात नहीं बोल सकता है कि हाँ मैं उस टाइम पर वहाँ पे मौजूद था और मैंने चोरी नहीं की, ठीक है। जिसने खुद ने वो क्राइम किया हुआ है वो खुद पर्सन कभी भी विटनेस नहीं बन सकता अपने क्राइम को। तो यहाँ पर 3 बातें आ जाती हैं आपके आर्टिकल 20 में, ठीक है। तीनों को हम समझते हैं कि पहली बात आपकी है कि अगर किसी ने कोई क्राइम किया है, ठीक है, तो उसे उस क्राइम की एक ही बार सज़ा मिलेगी और वो सज़ा मिलेगी उस वक्त पे जो लॉ चल रहा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट कहता है कि अगर जैसे किसी ने एक बार क्राइम किया है तो उसे उसकी एक ही बार सज़ा मिलेगी, मल्टीपल टाइम्स आप उसे एक ही क्राइम के लिए सज़ा नहीं दे सकते हो। उसके बाद में उसका तीसरा पॉइंट कहता है कि कोई भी इंसान खुद के अगेंस्ट विटनेस नहीं हो सकता, ठीक है, कि उसने क्राइम किया है या नहीं किया है, ये खुद का विटनेस वो खुद नहीं बन सकता। आपके ये हो जाते हैं 3 पॉइंट आर्टिकल 20 के, ठीक है। अब इसके बाद में समझते हैं हम आर्टिकल 21 क्या है, ठीक है। तो आर्टिकल 21 क्या होता है कि आर्टिकल 21 आपको ये फ्रीडम देता है। यहाँ पर आर्टिकल 21 आपका मैं कह सकता हूँ कि जैसे कि अगर आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 आपकी फ्रीडम है तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है आपका 21, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे फ्रीडम्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि रहने का फ्रीडम, खाने का फ्रीडम, कहीं भी घूमने जाने का फ्रीडम, आपको उसके बाद में आप जहाँ चाहो उस लैंग्वेज को सीखने का फ्रीडम, कुछ भी एजुकेशन का तो डेडिकेटली आगे है। तो ये एक तरीके से आर्टिकल 21 आपको फ्रीडम देता है कुछ भी करने का, जहाँ आप जाना चाहते हो, जहाँ आप रहना चाहते हो, जैसा आप जीना चाहते हो उस तरीके से आप जी सकते हो। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लायबिलिटी, जिसमें आप कुछ भी सारा आपका जो जिस तरीके से हम जीते हैं सारे जो राइट्स हैं हमारे, पर उसमें कुछ एक्सेप्शन है, और उसका एक्सेप्शन ये है आपका कि आप रहने के लिए जा सकते हो, पर जो जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो जंगलों में रहते हैं, राइट, मतलब एक जैसे उनका एक कल्चर होता है जंगल में रहने वाला, या फिर उनका एक रिलीजियस आइडेंटिटी होती है, ठीक है, उनके रिलीजियस बिलीफ होते हैं,
ठीक है। तो उन्हें आप हर्ट नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं कि अभी आपको अगर किसी जंगल में आप जा रहे हो और वहाँ पर पहले से कोई जनजाति रह रही है, ठीक है, तो वहाँ पर आकर आप कहोगे कि नहीं मुझे तो कंक्रीट के बड़े बड़े घर पसंद है, तो मैं सारा जंगल काट देता हूँ और उसके बाद में मैं अपने लिए घर बनाऊँगा। ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर फिर उनके जो राइट्स है, ठीक है, उनका क्या होगा। तो इसलिए ये इस तरीके से रहता है कि आपका फ्रीडम है, पर आप किसी और के फ्रीडम को हर्ट नहीं करोगे एक तरीके से, ठीक है। उसके बाद में हम समझते हैं आगे के आर्टिकल को, जो कि है आर्टिकल आपका 21 का पार्ट ए। 21 का पार्ट ए क्या कहता है कि एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन हर किसी का राइट है, मतलब जितने भी 6 to 14 की एज तक के बच्चे हैं उनका एजुकेशन टू राइट है, ठीक है। उन्हें पढ़ने का अधिकार है, ठीक है। तो उन्हें पढ़ने का अधिकार किस आर्टिकल के थ्रू दिया जाता है, आर्टिकल आपका वाला 21A। और हमेशा याद रखना इस बात को कि अगर कहीं पर भी किसी भी आर्टिकल के पीछे ए बी सी, मतलब जैसे 21 है, 21 के आगे ए लग रहा है, 21B लग रहा है, तो इसका ये मतलब है कि ये जो ए वाला आर्टिकल है ये शुरुआत में था नहीं वहाँ पे, इसको बाद में ऐड किया गया है। जैसे आर्टिकल 21 था, उसके बाद इसे जब ऐड किया गया तो इसे आर्टिकल 21A लिखा गया, ठीक है। तो जब भी किसी आर्टिकल में कुछ भी इम्प्रूवमेंट होता है या उसमें कुछ बदलाव होता है, उसमें कुछ एडिशन होती है, तो उसे आगे के नंबरों से डिनोट किया जाता है, उससे हम आगे समझेंगे। तो यहाँ पर आपके आर्टिकल 19 हो गया, 20 हो 19 हो गया, 20 हो गया, ओके, आपका 21 हो गया। 21 का ए पार्ट हमने कवर कर लिया। अब हम आ जाते हैं आर्टिकल 22 के ऊपर, ठीक है। समझते हैं कि आर्टिकल 22 क्या है, ठीक है। तो अब समझते हैं कि आपका आर्टिकल 22 क्या कहता है। आर्टिकल 22 कहता है कि यहाँ पर, जैसे मैं अगर आपको समझाने की बात करूँ, कि अगर किसी भी पर्सन को पुलिस ने अरेस्ट किया हुआ है, देखिए इसको जैसे उठा कर लेकर जा रहे हैं, तो उसे आप 24 आवर्स से ज़्यादा कस्टडी में नहीं रख सकते हो, ठीक है। 24 आवर्स के अंडर में आपका जो नियरेस्ट कोर्ट होगा वहाँ के जज के सामने आपको उस इंसान को लेकर जाना ही जाना है, कुछ भी हो जाए, नो मैटर व्हाट। 24 आवर्स के से ज़्यादा आप किसी को भी जेल में नहीं रख सकते, ये आपका पहला हो जाता है। और इस 24 आवर्स में पुलिस स्टेशन से आपके कोर्ट तक जाने का जो रास्ते का टाइम है वो कैलकुलेट नहीं है। तो अगर आप पुलिस चाहे तो वो कह सकते कि भाई हमको यहाँ पर आने में लग गए 2 दिन, ठीक है, हमारी हो गई थी गाड़ी पंचर, 2 दिन लग गए, और 2 दिनों में वो इसकी इतनी सुताई करेंगे, इतनी सुताई करेंगे कि फिर जज भी समझ जाएगा कि क्या हिसाब है। इसलिए क्राइम ना ही करो तो अच्छी बात है, एक अच्छे सिटीजन हो क्यों क्राइम करना है, ओके। उसके बाद में यहाँ पर कहा जाता है कि 1 मिनट, ओके, ओके। और दूसरी बात है, जिस भी इंसान को, ठीक है, और इसके आगे हम समझते हैं कि आर्टिकल 22 में एक और पॉइंट है, अगर किसी को भी जैसे इसको उठाया है, ठीक है, तो पुलिस को इसे ये बताना होगा कि उन्होंने उसे क्यों उठाया। उसे अगर कस्टडी में ले रहे हो तो जिस इंसान को कस्टडी में लिया जा रहा है उसे ये बात पता होनी चाहिए कि उसे क्यों उठाया गया है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि आप ये आर्टिकल पढ़ोगे तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि जिसे भी मतलब उठाया गया है, जिसे भी पुलिस ने उठाया है, ठीक है, किसी भी रीज़न की वजह से हो, उसका ये राइट है कि उसे पता होना चाहिए कि वो क्यों, मतलब उसे कस्टडी में लिया गया है, और उसकी चॉइस है, उसे ये राइट होता है कि वो अपने लिए एक वकील करे, एक लॉयर करे, जिससे वो अपने पॉइंट को रख पाए कोर्ट के सामने। और जैसे मैंने आपको पहला पॉइंट एक्सप्लेन किया कि किसी भी पर्सन को अगर अरेस्ट किया जाता है तो उसे 24 आवर्स के अंदर नियरेस्ट उनका जो हाई कोर्ट जो मैजिस्ट्रेट होता है, हाई कोर्ट नहीं सॉरी मैजिस्ट्रेट होता है, उनके पास उन्हें रिप्रेजेंट करना होता है। तो ये हो गया आपके आर्टिकल 22। अब हम आगे समझेंगे कि आर्टिकल 23 क्या है, 24 क्या है। उसके बाद आ जाएंगे हम आर्टिकल 25 से, जहाँ से आपके वाले राइट टू रिलीजियस फ्रीडम स्टार्ट होते हैं। उसके बाद में आ जाएंगे हम आपका जो राइट टू कल्चर प्रोटेक्शन है, माइनॉरिटीज़ के राइट, ओके। और फिर आएंगे आर्टिकल 32 के ऊपर, ठीक है। सो इससे पहले जो आर्टिकल्स हमने देखे थे वो आर्टिकल थे आपके आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 22 तक, ओके। सो अब हम इसके बाद में जिस चीज़ के बारे में देखेंगे वो है आपके आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 23 और 24। सो आर्टिकल नंबर 23 और 24 क्या है, ये है आपके राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। तो इसमें 2 राइट है मेनली, ठीक है। तो आपका पहला जो होता है, ठीक है, ये नंबर 23 आपका कहता है
कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है उसके ऊपर प्रोहिबिशन रहेगा। मतलब जो लोग एक तरीके से कहा जाए लोकल लैंग्वेज में वेट बिगारी कहते हैं। इसका मतलब होता है जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, लड़कियों को स्मगल करना, ठीक है, या फिर छोटे बच्चों को स्मगल करना, ओके, या फिर जैसे मेडिकल के लिए बहुत सारे लोगों के ऑर्गन्स लगते हैं, जैसे आपका किडनी हो गया, उसके बाद में दूसरा लीवर हो जाता है, ऐसी चीज़ों को जो मतलब लोग स्मगलिंग करते हैं इन चीज़ों की। अब ये स्मगल कैसे होगा? ये स्मगल होगा जब ये इंसानों को स्मगल किया जाएगा। तो अगर ऐसा कोई करता है तो वो एक ऑफेंसिव क्राइम होता है, ठीक है। तो उसके लिए जो आर्टिकल बनाया गया है वो आर्टिकल 23 है। और आर्टिकल 24 आपका कहता है, उसके बाद आर्टिकल 24 आपका आता है, वो कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर इन फैक्ट्री। अब चाइल्ड लेबर का क्या मतलब है कि अगर 14 साल से कम का अगर कोई लड़का लड़की कोई भी हो, कोई चाइल्ड अगर किसी भी फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उसके अगेंस्ट आप केस कर सकते हो, ओके। और फिर उन सबको जेल भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर चाइल्ड लेबर जो है वो एक गुनाह है, ठीक है। तो चाइल्ड लेबर के बारे में और आपका जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है उसके रिगार्डिंग ये 2 आर्टिकल होते हैं आपके वाले, जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आते हैं। सेम इसी तरीके का सवाल आएगा कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में कौन से राइट्स आते हैं, या फिर एक सिचुएशन दे दी जाएगी कि एक लेट्स से किसी फैक्ट्री में आपने विजिट किया, वहाँ पर एक स्टूडेंट है, मतलब बच्चे हैं जो इनकी उम्र 12 और 13 साल है, ओके। तो वहाँ पर वो काम करवाया जा रहा है उनसे। तो अगर उनके खिलाफ आपको कोई एक्शन लेना होगा तो आपको कौन सा आर्टिकल है जो पावर देता है? तो आपका जवाब होगा आर्टिकल नंबर 24। और अगर ऐसा सवाल आता है कि जहाँ पर आपने ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकना है तो उसके लिए आपको कौन सा आर्टिकल सपोर्ट करेगा? तो वो होगा आपका आर्टिकल नंबर 23। याद रखना, ट्रैफिकिंग के लिए है 23 और चाइल्ड लेबर के लिए है आर्टिकल नंबर 24, ओके। अब इसके आगे और आर्टिकल्स को समझते हैं। आपका आर्टिकल नंबर 25 से लेकर आर्टिकल नंबर 28 तक, जो कि आपका है राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपका आर्टिकल नंबर 25 जो कहता है वो ये कहता है कि आप किसी भी रिलीजन, यहाँ पर इतने सारे रिलीजन है XYZ, किसी भी रिलीजन को आप फॉलो कर सकते हो, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, उससे आपको रोका नहीं जा सकता। नो मैटर अगर आप किसी X रिलीजन में पैदा हुए हो और अगर आपको आगे जाके Y रिलीजन में एंटर करना है तो आप कर सकते हो। इसके ऊपर आपको किसी भी तरीके का कोई मतलब लीगल एक्शन नहीं होगा या किसी भी तरीके का कोई बर्डन नहीं है आपके ऊपर। आपको फ्रीडम है इस बात का कि आप किसी भी रिलीजन को चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आपको फ्रीडम देता है रिलीजन चूज़ करने का आपका आर्टिकल 25, ओके। उसके बाद हम आ जाते हैं आपके आर्टिकल नंबर 26 पर, ठीक है। 26 क्या कहता है कि आपका जो रिलीजन है, जिस पर आपका बिलीफ है, आप उसे मैनेज कर सकते हो किसी भी तरीके से। जैसे कि अगर आपको अपने रिलीजियस को मैनेज करना है, जैसे रिलीजियस की बहुत सारी प्रैक्टिसेस होती है, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है, बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं, तो आप अपने फेस्टिवल्स कर सकते हो, आप अपने मतलब रिलीजन को मैनेज कर सकते हो, उसके लिए यात्राएं निकाल सकते हो। ये सारी चीज़ें करने का जो फ्रीडम है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है आर्टिकल नंबर 26 में। तो कल को कोई ये नहीं कह सकती कि हाँ मैं X रिलीजन का हूँ और तुम अगर Y रिलीजन से हो तो ये नहीं हो सकता कि तुम इनके यहाँ से नहीं निकाल सकते हो या रोक दो या ऐसा, बजाय ये माइनॉरिटी हो या ये माइनॉरिटी हो या फिर ये मेजॉरिटी हो या ये मेजॉरिटी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे सबको राइट है अपने रिलीजियस बिलीफ्स को फॉलो करने का, साथ साथ उनकी एक्टिविटीज़ को मैनेज करने का। आपका थर्ड राइट यहाँ पर आ जाता है कि आपका जो रिलीजन है, अगर आप चाहते हो तो आप उसे टैक्स दे सकते हो, अगर आप नहीं चाहते तो आपके ऊपर किसी भी तरीके का फोर्स नहीं। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि अगर आप किसी X रिलीजन से हो, ठीक है, और X रिलीजन का कोई प्रोग्राम होने वाला था यहाँ पर ऐसा, ठीक है। सो प्रोग्राम के लिए हर किसी से समझ लीजिए 5,000 रुपये लेने वाले हैं, ठीक है। तो अब ये आपका चॉइस है कि आपको ये 5,000 देने हैं या नहीं देने हैं। अगर आप नहीं देना चाहते हो आप नहीं दो, अगर आप देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, बट आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता कि X रिलीजन का ये प्रोग्राम हो रहा है एंड यू बिलोंग टू X रिलीजन तो आपको ये देना ही पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होता है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आपकी मर्जी है, ये टोटली डिपेंड करता है पर्सन के ऊपर, अगर वो चाहे तो वो कर सकता है, अगर वो नहीं चाहता तो इस चीज़ को सिरे से नकार सकता है। तो इस चीज़ का अधिकार आपको मिलता है 27 से, ओके। उसके बाद हम आ जाते हैं आपके आर्टिकल नंबर 28 पर। आर्टिकल नंबर 28 आपको इस चीज़ का फ्रीडम देता है कि आप आपके रिलीजन का जो भी स्कूल है, कॉलेजेस है, आप अपने रिलीजन का एजुकेशन ले सकते हो, आपको उससे किसी भी तरीके से रोका नहीं जाएगा, ठीक है। जैसे कि कुछ जैसे मठ होते हैं, मदरसे होते हैं, जहाँ पर आप पढ़ सकते हो अपने एंड से, ठीक है। इस पर आपके ऊपर कोई रोक टोक नहीं लगाई जाएगी। और आपके जो फंक्शंस होते हैं, आपके जिस भी रिलीजन में आप बिलीव करते हो, जैसे किसी का कोई यात्रा निकल रही है या किसी के मंदिर में कोई फंक्शन है, तो वहाँ पर जाने का भी आपको फ्रीडम होता है। तो ये एजुकेशन का जो फ्रीडम है, ओके, अपने रिलीजियस का एजुकेशन लेने का और कहीं पर भी उन रिलीजियस फ्रीडम को एक्टिव मतलब अटेंड करने का,
ये सारा फ्रीडम आपको प्रोवाइड किया जाता है आर्टिकल नंबर 28 से। ठीक है, तो अब हम समझ चुके हैं। अब हम शॉर्ट में अगर समझे कि आर्टिकल रिलीजियस टू फ्रीडम क्या कहता है, तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आपका आर्टिकल नंबर 25 कहता है कि आप फ्री हो किसी भी रिलीजन को चूज़ करने के लिए, जो आपकी मर्जी हो आप उस रिलीजन में जा सकते हो, नो मैटर आप किस रिलीजन में पैदा हुए हो। उसके बाद आर्टिकल नंबर 26 आपको कहता है कि आप अपने रिलीजन की होने वाली चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, जैसे कोई आपको कोई फंक्शन करना हो आपके रिलीजियस बिलीफ का, या फिर उस फंक्शन को अटेंड करना हो, ये पावर आपको मिलता है आर्टिकल नंबर 26 से। उसके बाद आ जाता है आर्टिकल नंबर 27 पे। आर्टिकल नंबर 27 आपको ये पावर देता है कि आपको अगर टैक्स देना है, ठीक है, आपके रिलीजन के नाम पे, तो आप दे सकते हो, और अगर आपको नहीं देना है, टैक्स नहीं कह सकता मैं इसे, हम कह सकते हैं कि जो चंदा है अगर आपको देना है तो आप दे सकते हो, और अगर आपको चंदा नहीं देना है तो आप टोटली मना कर सकते हो। ये टोटली आपका फ्रीडम है कि आपको जो चीज़ में आपको आपके एंड से पैसे देने हैं आप दे सकते हो, अगर आपको पैसे नहीं देने हैं आप नहीं दे सकते हो। आप अपने रिलीजन का प्रमोशन करना चाहो तो आप कर सकते हो, और अगर आप नहीं करना चाहते हो तो आप नहीं कर सकते, उसकी आपकी मर्जी है, आपको किसी भी तरीके से रोका नहीं जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं हम आर्टिकल नंबर 28 पे। आर्टिकल नंबर 28 आपको ये पावर देता है कि आपका जो रिलीजन है, जैसे आप हिंदू हो या फिर आप मुसलमान हो या फिर आप क्रिश्चियन हो, तो आप आपके किसी भी रिलीजियस की जो प्रैक्टिस है, जो एजुकेशन होती है स्टैंडर्ड, वो ले सकते हो। ठीक है, आप अपने वर्शिप की जगह जा सकते हो, आपको कोई रोकेगा नहीं। आप कोई भी फंक्शन जो होते हैं, ठीक है, वो उसे अटेंड कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको किसी तरीके की कोई रोक टोक नहीं। मतलब आपको एजुकेशन लेना है आप एजुकेशन लो, आपको किसी फंक्शन में जाना है फंक्शन में जाओ, फंक्शन क्रिएट करना है फंक्शन क्रिएट करो, ये सारे राइट आपको मिल जाते हैं आर्टिकल नंबर 28 से। ओके, अब इसके आगे हम देखेंगे कि माइनॉरिटी के जो राइट्स है वो होते हैं आपके आर्टिकल नंबर 29 में और 30 में। तो अब इसके बाद के जो आर्टिकल्स है वो है आपका आर्टिकल नंबर 29 और आर्टिकल नंबर 30। तो ये है आपके माइनॉरिटी एजुकेशन राइट। अगर आप याद रखना चाहो तो ऐसे रख सकते हो, वैसे इसका मतलब जो मीनिंग है वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट से इसका ये मतलब, जैसे हम इंडिया में रहते हैं, यहाँ पर बहुत तरीके के कल्चर है, जैसे राजस्थानी कल्चर होता है, उसके अंदर पंजाबी लोगों का अपना कल्चर है, मुस्लिम लोगों का अपना कल्चर है, बंगाल के लोगों का अपना एक कल्चर होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कर सकते हम कि पूरा जो हमारा इंडिया है उसका एक ही कल्चर हो, राइट। हर जगह का एजुकेशन अलग होता है, हर जगह का ट्रेडिशन अलग होता है, हर जगह के बिलीव्स अपने अलग होते हैं। ठीक है, तो आपका आर्टिकल नंबर सबसे पहले तो 29। ओके, सो अब हम आ जाते हैं आपके आर्टिकल नंबर 32 पर। ठीक है, अब आर्टिकल नंबर 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा था। तो संविधान की आत्मा इसे क्यों कहा गया था? अगर आपके जो फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, अगर उनका वायलेशन होता है, कोई इन राइट्स को नहीं मानता है, कोई इसका वायलेशन करता है, तो फिर आर्टिकल नंबर 32 आपको ये पावर देता है कि अगर आप चाहो तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो इंडिया के, कि हाँ इस पर्सन ने या इस ऑर्गेनाइजेशन ने या इस व्यक्ति ने फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया है। तो वहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके जो फंडामेंटल राइट्स है उसके लिए आपको अगर कोई केस करने हो, किसी ने उसका वायलेशन किया, तो उसे सज़ा किस राइट से दी जाएगी? तो उन सारे आपके फंडामेंटल राइट्स को एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि प्रोटेक्ट करने का जो काम है आपका आर्टिकल नंबर 32 यहाँ पर करता है। ठीक है, और अगर आपका कोई राइट वायलेट हो रहा है तो आप आपका हाई कोर्ट भी जा सकते हो। ठीक है, हाई कोर्ट जाने के लिए आपको जो आर्टिकल होता है वो यहाँ पर जैसे है आर्टिकल नंबर 226। ओके, सो 226 से आप जा सकते हो हाई कोर्ट में, और आर्टिकल नंबर 32 का इस्तेमाल कर आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ पर ये दो आर्टिकल प्रोवाइड किए गए हैं। यूजुअली क्वेश्चंस इसी तरीके से आते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखोगे तो इन टॉपिक्स पर कुछ इस तरीके से ही सवाल पूछे गए हैं कि अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है तो अगर आपको हाई कोर्ट जाना है तो आपको कौन सा आर्टिकल लगेगा। जब आप मतलब अगर आपका कंसेप्ट प्रॉपरली क्लियर है तो अच्छी बात है, बट कई बार कैसा होता है कि अगर आप फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन सुनते हो सीधे दिमाग में आर्टिकल नंबर 32 आता है, वो गलत है। 32 है आपका वाला सुप्रीम कोर्ट के लिए। अगर आपको हाई कोर्ट जाना है तो उसके लिए आपका आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 226। ठीक है, आप इस बात को याद रख सकते हो। तो इस तरीके से हमने अभी समझा है आपके आर्टिकल नंबर 32 को। अब इसके आगे हम समझेंगे 33। इस तरीके से हमने समझा आर्टिकल नंबर 32 को। ओके, तो यहां से अब आपका स्टार्ट होता है आर्टिकल नंबर 33। आर्टिकल नंबर 33 पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि अगर वो चाहे तो जो आर्म फोर्सेस है, जैसे कि आपकी पुलिस फोर्स हो गई, पैरामिलिट्री हो गई, इंटेलिजेंस एजेंसीज हो गए, इनके फंडामेंटल राइट्स के ऊपर वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं।
ठीक है, अगर वो चाहे तो। ठीक है, ये पावर हो जाती है पार्लियामेंट को। उसके बाद आ जाता है आपका आर्टिकल नंबर 34। उसके बाद हम आ जाते हैं आपके आर्टिकल नंबर 34 पे। 34 क्या कहता है? रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स वाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स। इसका मतलब होता है कि जहाँ पर आपका मार्शल लॉ अप्लाई हुआ है, ये देख सकते हो आप, जहाँ पर आर्मी को तैनात किया जाता है मार्शल लॉ, मतलब जब पुलिस के हाथों से सिचुएशन निकल जाती है, जहाँ पर पब्लिक प्रोटेस्ट करते हैं किसी तरीके का या कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है, जहाँ जहाँ पर आपको आर्मी को डिप्लॉय किया हुआ नजर आएगा, जहाँ जहाँ पर आर्मी है, वहाँ पर जहाँ पर मार्शल लॉ लगाया गया है, वहाँ पर आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ओके, वो स्थगित कर दिए जाते हैं। बट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि दो आपके पूरे फंडामेंटल राइट्स में ऐसे राइट्स हैं जिन्हें रोका नहीं जा सकता, जिस पर किसी भी तरीके का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। तो वो दो फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं, आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करना। उसके बाद आ जाते हैं हम आपका आर्टिकल नंबर 35 पे। सो आर्टिकल नंबर 35 हमारी इंडिया की पार्लियामेंट को ये पावर देता है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि वो अगर चाहे तो कोई लॉ ला सकते हैं फंडामेंटल राइट्स में इम्प्रूवमेंट के लिए। बट यही पावर जो है आपकी स्टेट की गवर्नमेंट के पास नहीं होता। स्टेट गवर्नमेंट जो है उसके पास में इस तरीके का कोई पावर नहीं होगी। ये जो पावर रहेगी कि फंडामेंटल राइट्स में कुछ बढ़ाना है, कुछ घटाना है या कुछ चेंजेस करने हैं, ठीक है, तो उस तरीके की पावर जो होती है आपकी सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को होती है और किसी को नहीं मिलती। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ तक सीखा कि आपके फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं।